Okay. जी। मैं आपको क्या बता रही हूँ WPW सिंड्रोम का, कि नॉर्मली जो है वो एस ए नोड और वेंट्रिकल के बीच में अगर कोई कनेक्शन है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, वो है एवी नोड। ठीक है। अगर जो है कंजेनाइटली कोई एक और वायर एसए और वेंट्रिकल के बीच में आ जाए, ठीक है, जो कि एवी को बाईपास करे, और आपको पता है एवी के पास डिले है, एवी रोक के रखता है इम्पल्स को थोड़ी देर के लिए, विच इज फिजियोलॉजिकली रिक्वायर्ड। ठीक है। ये जो बंडल होता है जो डायरेक्टली वेंट्रिकल को एवी से बाईपास किए बगैर यहाँ पे इम्पल्स जो भेज देता है, दिस इज वी कॉल द बंडल ऑफ केंट। ठीक है। और इससे जो है वो WPW सिंड्रोम होता है। मैम एक बार रिपीट कर दें please? और आई एम सेइंग हियर कि डब्ल्यू सिंड्रोम होता है, उसके अंदर क्या होता है, आवाज क्या, कितने लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? काफी लोग कह रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही। मैम मैडम आ आ रही रही है, स्क्रीन भी और आवाज से। ओके। मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो नॉर्मली एसए नोड और वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन होता है टू पास द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज वाया द एवी नोड। ठीक है। इसीलिए हमने देखा था कि जो एवी ब्लॉक हो जाता है तो हार्ड ब्लॉक्स हो जाते हैं। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हमने देखा, सेकंड डिग्री ब्लॉक देखा, फिर हमने देखा कि कंप्लीट अगर ब्लॉकेज हो जाए तो थर्ड डिग्री ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर एस अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कोई और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, ठीक है, दिस इज कंजेनाइटली प्रेजेंट। ठीक है। एंड दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एवरीवन। ठीक है। अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन वायर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हो, ठीक है, तो वो एवी नोड को बाईपास करने लग जाता है। समझ आती है ना बात? वो एवी नोड की बजाय डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो डिले हो रहा था ना, तो वो जल्दी से वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। तो इसकी फाइंडिंग कैसी होती है ईसीजी के ऊपर? अब ये जल्दी पहुंच गया है ना, तो इसका क्या मतलब होगा? पीआर इंटरवल कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो ठीक है। जाए। सो पीआर इंटरवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो है अब ये नॉर्मल पाथवे से नहीं गया है, तो वेंट्रिकल में जो है करंट को गुजरने में पहुंच तो जल्दी गया। ठीक है। जब पहुंच जल्दी जाता है ना, तो इनिशियली जब जो स्ट्रोक होता है, वहां पे एक और वेव बनती है जिसको डेल्टा वेव कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाई है इस तरह से स्ट्रोक, ये डेल्टा वेव बनती है। ठीक है। लेकिन उनका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रॉड हो जाता है। ठीक है। तो क्या फाइंडिंग होती है WPW सिंड्रोम की? शॉर्ट पीआर इंटरवल और ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यस, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और उसमें इनिशियली अपस्ट्रोक होता है और जो है वो डेल्टा वेव को शो कर रहा होता है। ठीक। सो ये WPW सिंड्रोम है। एबनॉर्मल कनेक्शन, अगर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो जाए बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, दैट fibers we call the bundle of Kent. ठीक है। and it's represented in the ECG as a decreased PR interval. ठीक है। the delta wave, that is the initial upstroke, ठीक है, in the जो है QRS complex and then the broad QRS complex. clear है? यस मैम। अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं जब MI होता है तो ECG में क्या क्या चेंजेस आती हैं एंड टाइम फ्रेम के हिसाब से वो क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो ST एलिवेशन, ठीक है, अब डिपेंड करता है ना ST एलिवेशन, ठीक है, T इन्वर्जेंस, ठीक है, फिर सिर्फ इन्वर्जेंस रह जाए और आखिर में Q वेव्स रह जाए। इस तरह से Q वेव क्या शो करती है? ओल्ड MI को। ठीक है। अच्छा, हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है MI को डिटेक्ट करने के लिए? इनिशियल आवर्स में अप टू 6 आवर्स वी रिलाई ऑन ECG फाइंडिंग्स। उस वक्त हम जो है बाकी चीजों पे रिलाई नहीं करते। इज दिस क्लियर? द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर फर्स्ट 6 आवर इज ECG। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी लीड में कौन सी चेंजेस होती हैं और वो हमें कैसे याद रखनी है।
सो फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर ईसीजी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। सो आपको जो है एस टी एलिवेशन से एस टी डिप्रेशन, टी वेव्स, टी इन्वर्जन, ठीक है, क्यू वेव्स, ठीक है, पोवर प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव, ठीक है, ये सब मिल सकता है। अच्छा, अब आप देखो, आप इमेजिन करो हार्ट को, और हार्ट के ऊपर हम चेस्ट लीड्स लगाते हैं, उसको इमेजिन करो। ठीक है। हम V1 और V2 जो है एंटीरियरली लगा रहे होते हैं, V3 V4 भी एंटीरियरली होती है, लेकिन सबसे आगे सामने सामने जो लगाते हैं ना, राइट फोर्थ इंटरकॉस्टल में और लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल में हम V1 और V2 लगाते हैं। ठीक है। उसके आगे थोड़ा जाते हैं तो हम फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो है V4 लगाते हैं और बीच में हम V3 लगा देते हैं। और हम साइड पे जाते हैं तो हम मिड एक्सिलरी लाइन और एंटी एक्सिलरी लाइन में V5 A6 लगा देते हैं। एग्री, ऐसे ही लगाते हैं लीड्स, चेस्ट लीड्स ऐसे ही लगाते हैं। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब याद करने का क्या तरीका है कि जो V1 V2 है बिल्कुल आगे की तरफ लगी हुई है। ठीक है। और आगे कौन से एरिया को ये डिपिक्ट करी होती है, एंटीरियर और सेप्टल एरिया को। ठीक है। सो एंटीरियर और एंटीरियर सेप्टल की जो फाइंडिंग्स होंगी वो V1 V2 में आएंगे। ठीक है। थोड़ा सा और लेफ्ट पे चले गए तो एंटीरियर और अपाइकल की फाइंडिंग, ठीक है, वो V3 V4 में आएंगे। ठीक है। और थोड़ा लेटरल चले गए, ठीक है, तो लेटरल वॉल की फाइंडिंग इंटीरियर के साथ V5 V6 में आएंगी, इंटीरियर के साथ। क्लियर है ये चीज। इंटीरियर सेप्टल, फिर एंटीरियर अपाइकल एपेक्स के साथ, और एंटीरियर फिर लेटरल। ठीक है। अब इंफीरियर वॉल MI की हम बात करते हैं। अब इंफीरियरली कौन कौन सी लीड लगी हुई है। ठीक है। अगर आप रिकॉल करो तो पाँव में, लेफ्ट पाँव में हम AVF लगाते हैं। ठीक है, सही है। लीड 3 लगती है पाँव में, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। ठीक है, ऐसे ही लगती है ना लीड 3। यस, यस ऐसे लगती है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। और लीड 2 लगती है राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। ऐसा ही है। ये तीनों लीड्स पाँव पे जा रही है। जी, जा रही है नहीं जा रही। AVF फुट की, ठीक है। लीड 2 कैसे लगती है, राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। ठीक है। लीड 3 कैसे लगती है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में। ये आइडिया है या मैं बता दूं आपको। यस मैम। बता दूं, ठीक है। अच्छा जी, आप ये समझो कि ये तीनों लीड्स पाँव में लग रहे हैं किसी ना किसी तरह से। ठीक है। तो अगर हमें हार्ट को नीचे से डैमेज हुआ है तो कौन सी लीड्स को दिखेगा, वो इन 3 लीड्स को दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो लीड्स लगती कैसे हैं। देखो लेम लीड कैसे लगती है, लेम लीड्स, ठीक है। ये लीड 1 है। अब अपने ऊपर लगा के देख लो, राइट आर्म नेगेटिव है, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव है, इस तरह से। राइट आर्म नेगेटिव है, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, ये लीड 1 है। ठीक है, क्लियर है ये लीड 2 है। राइट आर्म नेगेटिव है, लेफ्ट लेग पॉजिटिव है, जिसको हम ये लीड 2, ये वाली लीड 2, ठीक है, ये लीड 1। ठीक है। और ये लीड 3 है। अब देखो पाँव में कौन कौन सी लगी हुई है, लीड 2 लगी हुई है यहाँ पे, और लीड 3 लगी हुई है ना पाँव में, लिम लीड में से। यस मैम, 2 और 3 लगी, पाँव ठीक, में और वन पाँव में लगी हुई है, ठीक है। और 1 वन वाली है। यहाँ लगी हुई है।
अब वन यहाँ लगी हुई है लेफ्ट आर्म में, तो वो हार्ट को कहाँ से देखेगी? लेफ्ट साइड से देखेगी ना। यस मैम। ठीक है, तो लेटरल वॉल में अगर सिर्फ लेटरल वॉल में अगर इंफार्क्ट होगा तो लीड वन देखेगी ना उसको। यस मैम। ठीक है, और अगर इंफीरियर वॉल में इंफार्क्ट होगा तो लीड टू और लीड थ्री देखेगी ना उसको। नीचे लगी हुई है तो वहां से देखेगी ना उसको। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये हो गई लिम्ब लीड्स। अब ऑगमेंटेड जो लीड्स होती है एवीआर एवीएल एवीएफ, ये आसान है। ठीक है, एवीएफ भी पाँव में लगी हुई है। तो हमने क्या कहा, इंफीरियर वॉल इंफार्क्ट कौन कौन देखेगा? जो पाँव में लगा हुआ है। टू भी लगी हुई है पाँव में, थ्री भी लगी हुई है पाँव में, देखो टू भी लगी हुई है पाँव में, थ्री भी लगी हुई है पाँव में, और एवीएफ भी लगी हुई है पाँव में। देखा ना इसने इंफीरियर वॉल को। यस मैम। ठीक हो गया। अब देखो एवीएल कहाँ लगी हुई है? लेफ्ट आर्म में ना। हम्म। यस मैम, एवी लेफ्ट आर्म। ठीक है, और देखो ये भी लेफ्ट आर्म में लगी हुई है, इसका पॉजिटिव भी लीड वन का। है ना, तो ये हार्ट को कहाँ से देखागा? लेटरल वॉल को। ठीक है, समझ आई? क्लियर हुई बात? यस। अब देखो इसको, अब देखो लेटरल वॉल को कौन देखेगा? वन और एवीएल। इंफीरियर को कौन देखेगा? टू थ्री और एवीएफ। ठीक है, और एंटीरियल के जितने भी प्रॉब्लम है वो डिपेंड करता है, अगर सेप्टम है बिल्कुल आगे आगे तो V1 V2, अगर जो है अपाइकल है तो V3 V4, और अगर लेटरल है तो V5 V6। इज देयर एनी कंफ्यूजन? मैम ये वी वाले लीड्स कहाँ पे लगे होते हैं? ये बाकी तो आपने दिखा दिया, वन भी दिखा दिया, टू थ्री एवीएल और एवीएफ दिखा दिए। ये V1 चेस्ट और पे, V2 वाले चेस्ट पे। सारे चेस्ट पे लगे होते हैं, ये जो ये देखो, V1 से लेकर ये V6 तक। ये देखो ऐसे, ये वन, ठीक है, V1 है। ठीक है, ये फोर्थ, सारी चेस्ट लीड्स लगती हैं फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, ओके मैम। फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। ठीक है, सही। ये 4 5 6 सारी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगी हुई हैं। ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये मिड एक्सिलरी लाइन है। ठीक है, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस राइट साइड। ठीक है, राइट स्टाइनल बॉर्डर पे, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट स्टाइनल बॉर्डर पे, और V3 लगती है 2 और B4 के बीच में। ठीक है, सो एंटीरियो सेप्टल यहाँ पे, एंटीरियो अपाइकल, अब आप इसे यहाँ से देख के ही बता सकते हो। देखो एंटीरियो सेप्टल यहाँ पर, ठीक है, एंटीरियो अपाइकल यहाँ पर, ठीक है, और एंटीरियो लेटरल यहाँ पर। आपको दिखेगा इन्फार्क्शन की चेंजेस इन लीड्स में प्रिडोमिनेंटली। यस, ग्रामा से पता हो। मैम क्लियर है? एंटीरियर में V1 to V6, फिर उसमें जी जी, फिर उसमें डिवीजन है ना, एंटीरियो सेप्टल है, एंटीरियो अपाइकल है, ठीक है, फिर एंटीरियो लेटरल है। आप लोग को बॉर्डर्स आपने एनाटॉमी में की होंगी, मेरी उस पर इतनी ग्रिप नहीं है, तो आपको उस बॉर्डर्स के हिसाब से, और कौन सी ब्लड सप्लाई है उस एरिया की। ठीक है, क्लियर है? लो सो सब पता
इंफीरियरली हमने कौन सी देखी, जो सारी पाँव में लगी हुई है, ठीक है। लेटरली कौन सी देखी, सिर्फ लेटरली देखनी है जो लेफ्ट हाथ पे लगी हुई है। और पोस्टीरियरली अगर हमने देखनी है तो फिर हम वो कौन सी देखेंगे, क्योंकि पोस्टीरियरली देखने के लिए पोस्टीरियर में मिरर इमेज बनता है आगे वाली लीड्स में ना। तो पोस्टीरियरली हमने देखनी है तो पोस्टीरियर में जो है उल्टी वेव्स दिखेंगी V1 से V3 में, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम पीछे लीड्स लगा के कंफर्म करते हैं पोस्टीरियर वॉल इंफार्क्शन को। मैम एक बार रिपीट कर दें मैम प्लीज, ये पोस्टीरियर वाले इंफाक्शन को कहाँ से देखते हैं? पोस्टीरियर वाले इंफार्क्शन में जो आगे V1 V2 V3 लीड्स है ना, उनमें इन सब में तो एसटी एलिवेशंस बन रहे थे ना, ठीक है। उसमें एसटी डिप्रेशन जब बन रहा होगा V1 V2 V3 में, ठीक है, तो ये डिपिक्ट करेगा कि पोस्टीरियर वॉल का इंफार्क्शन है। मिरर इमेज बनेगा ना, पीछे से आगे आएगा तो उसका क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए पीछे लीड्स लगा के उसको ईसीजी करके देखते हैं पोस्टीरियर वॉल इंफार्क्ट है। क्लियर? आई एम सॉरी। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? और यहाँ से इसमें से क्या रह गया था, कोई और चीज है? अब हम वो रेगुलेशन कर लें। माइक्रो सर्कुलेशन तो आती होगी ना, ये स्टार्लिंग फोर्सेस वगैरह, ये हमने रीनल में भी की थी, ये आप लोग को आता है ना। लेटरल का यस मिरर मैम, ये इमेज, आता है। पोस्टीरियर का मिरर इमेज होता है, ये तो आता है। इसको स्किप कर दो ना मैं, जी मैम, इसको स्किप कर दो। ये स्पेशल सर्कुलेशन के कंट्रोल के भी एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। ये वाली कर लिया, ये करवा दिया इंसान ने आपको? मैम ये चार्ट की बात कर रही हैं आप? हाँ जी मैम। ये बेटा आज हमारे पास लास्ट डे है फॉर सीवीएस का, तो मैम सेचुरेशन तो कल हो भी गई है। है, कल कल भी है? है शायद। यस मैम, डॉक्टर अक्सर तो कह रही थी कि कल है। अच्छा, फिर क्या इसको क्लोज करें यहाँ पर? एक्चुअली कल मेरा एक असाइनमेंट है, आई डोंट नो कि, ठीक है बता देती हूँ, पहले ये कर लेते हैं, फिर जो रह जाएगा वो कल कर लेंगे हमारे पास। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं स्पेशल सर्कुलेशंस के ऊपर, ठीक है। अब इसमें ना ये आपके बहुत सारे एमसीक्यूज ही हैं, तो ये आप बेसिकली वहां से देखना है, ठीक है। अगर आपको आता है कि जो कार्डिक रेस्टिंग जो सर्कुलेशन, कॉर्नरी सर्कुलेशन है, ठीक है, उसको जो है कौन कंट्रोल करता है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो लोकल मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, सही। जो है मसल में अगर हम देखें जो वेजो डायलेशन होती है, ठीक है, सो ऑल्दो भी पढ़ते हैं कि बीटा 2 स्टिमुलेशन से वेजो डायलेशन होती है, ठीक है, लेकिन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म which occurs during the exercise that causes the vasodilation is the local metabolites, and local metabolites यहाँ पे कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कॉर्नरी सर्कुलेशन में जो लोकल मेटाबोलाइट्स जो सबसे ज्यादा वेजोडाइलेशन करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडिनोसिन है, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो है लोकल मेटाबोलाइट जो वेजोडाइलेशन करेंगे वो मैंने आपको अभी भी बताया था, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जिस पे काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि एक्चुअल स्टिमुलेंट हाइड्रोजन है, मगर वो परमेएबल नहीं होता, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जाके वहाँ हाइड्रोजन में जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। उसके बाद मसल के अंदर जो लोकल मेटाबोलाइट्स हैं जो काम करते हैं, उसमें एडिनोसिन के साथ साथ पोटेशियम और लैक्टेट भी आ जाते हैं। स्किन के अंदर लोकल मेटाबोलाइट्स प्ले मिनिमल रोल, ठीक है। वहां पे जो टेम्परेचर रेगुलेशन होती है वो सिंपैथेटिक कंट्रोल सिस्टम से होती है स्किन के अंदर।
ठीक है। एंड पल्मोनरी उल्टा काम करता है। पल्मोनरी में अगर हाइपोक्सिया होगा, नॉर्मली जहां जहां हाइपोक्सिया हुआ वहां क्या हुआ, वेजोडाइलेशन हुई ना। ठीक है, जहां जहां हाइपोक्सिया हुआ वेजोडाइलेशन हुई। पल्मोनरी में अगर हाइपोक्सिया होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। क्यों वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है? क्योंकि पल्मोनरी में वो ब्लड देने नहीं गया, ब्लड को ऑक्सीजन देने लेने गया है। तो अगर एल्विलाई में हाइपोक्सिया होगा तो वो वाली पल्मोनरी आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ताकि वहां पे जो है क्या कहते हैं, शंटेड ब्लड ना जाए, यानी कि वहां पे ब्लड जो है वेस्टेड ना हो। ठीक है, जाके और ऑक्सीजन भी ना लाए। ठीक है, तो वो जो है शंट को प्रिवेंट करने के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इज दिस क्लियर? हमने जो है हमने ये चीज जो है बहुत अच्छे से डिस्कस की थी जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। क्लियर है ये? लोकल सर्कुलेशन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा, डिफरेंट वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस पे ये भी याद कर लो। ठीक है, वेजो डायलेटर कौन कौन से? हिस्टामिन इज वेजो डायलेटर। ठीक है, आर्टियोल को डायलेट करता है, वेन्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन इज आर्टियोलर डायलेटर इन वीनस कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, सेरोटोनिन इज आर्टियोल कंस्ट्रिक्टर। ये लिख लो सारे। ठीक है, ये आपको जो है इसके रट्टे लगा लो। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन दो तरह के। प्रोस्टाग्लैंडिन जो ई होगा, ठीक है, ये वेजो डायलेटर है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो एफ होगा वो वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो एफ हो गया, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गया, ये वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं। ई सीरीज वाले वेजो डायलेटर्स हैं। प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो वेजो डायलेटर है। ठीक है, तो वेजो कंस्ट्रिक्टर कौन कौन से हुए? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, सेरोटोनिन, और ये जो है वेजो डायलेटर है। जब हम खड़े होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो ग्रेविटी से नीचे जाता है। ठीक है, सो नीचे जाता है तो उससे क्या होता है, आर्टियल ब्लड प्रेशर कम होता है, कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है। ठीक है, और सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो कम होता है। ठीक है, रिटर्न कम आ रहा होता है बेसिकली। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर का रिटर्न कम आया, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ है। कॉम्पनसेशन कैसे होगी? कॉम्पनसेशन सारी चीजों को बढ़ा के होगी। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा रिस्पॉन्स कि जैसे ही प्रेशर कैरोटिड पे कम जाएंगे तो वो जो है कम सिग्नल्स भेजेंगे और आउटपुट जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। अभी हमने पढ़ा था ना उसमें, क्या प्लान में भी मैंने आपको दिखाया था। क्लियर है ना ये चीज? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सो प्रेशर्स टूवर्ड्स नॉर्मल होंगे। ठीक है, जो कम हुआ है वो टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। ठीक है, और हार्ट रेट बढ़ेगा और टीपीआर बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज? रिस्पॉन्स ऑफ स्टैंडिंग, ये एमसीक्यूज में आपको अक्सर कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। ये एक्सरसाइज के इफेक्ट्स हैं, अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट बढ़ता है क्योंकि हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, लेकिन हार्ट रेट देखो ज्यादा बढ़ता है कंपैरिजन टू स्ट्रोक वॉल्यूम। आर्टियल प्रेशर स्लाइडली इंक्रीज होते हैं। ठीक है, पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा है। टीपीआर, ओवरऑल टीपीआर डिक्रीज होते हैं। वैसे टीपीआर जो वो एरियाज ऑफ द बॉडी जहाँ पे जैसे किडनी वगैरह है, जीआईटी, वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। लेकिन स्केलेटन मसल में लोकल मेटाबॉलाइट्स वेजो डायलेशन करते हैं, तो जिससे टीपीआर कम होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो ब्लड फ्लो मैम ये स्प्लीन पॉइंट दोबारा में, बता दें। जी मैं बताती हूँ, ब्लड फ्लो स्प्लीन में, ब्लड फ्लो किडनी में, ब्लड फ्लो जीआईटी में कम जाएगा, वहां वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म वाला टेबल कौन सा वाला? ये वाला बेटा,
वो कौन सा वाला टेबल, और एक सेकंड में ये जरा कर लूँ। एवी ऑक्सीजन डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। एवी ऑक्सीजन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आर्टरीज में ऑक्सीजन जो है वो, और वेनस का जो डिफरेंस ऑक्सीजन का, नॉर्मली 25% ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, एक्सरसाइज के अंदर ये डिफरेंस बढ़ जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देखो एक्सरसाइज में क्या होता है। एक सेंट्रल कमांड है कि जो है जब हम वार्म अप करते हैं तो ब्रेन ऑलरेडी हमारे ज्वाइंट, रिमेंबर हमारे ज्वाइंट के रिसेप्टर्स जो है पहले ही एंटिसिपेशन में ही जो है सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ा देते हैं ब्रेन को मैसेज भेज के कि मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल कमांड। ये समझ आती है बात? और ये रिफ्लेक्सेस कहाँ से जाते हैं, ये अगेन एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू है, अक्सर आप लोग इसको जो है वो डिस्कस करते हो। ये कहाँ से जाते हैं, ये मसल के पोजीशन सेंस से जाते हैं, मसल के प्रोप्रियोसेप्टर से जाते हैं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, दिस इज द सेंट्रल कमांड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, and this increases the sympathetic outflow and decreases the parasympathetic outflow. This increased sympathetic outflow will constrict the arterioles of the splenic circulation and the renal circulation and the GIT and all that. But the TPR decreases because there is a dilatation of the skeleton muscle by the local response. Is this clear? मैम इसमें एक मॉडरेट एक्सरसाइज का और एक स्टर्नस एक्सरसाइज का होता है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टर्नस एक्सरसाइज हियर। We are talking about the moderate exercise. स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। वी आर टॉकिंग मतलब द माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज। एक्स्ट्रा जो स्ट्रेनियस होती है ना उसमें सारा होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग व्हाट इज अकरिंग इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। ये वाला कौन सा वाला टेबल आपको कॉपी करना है, ये वाला बेटा? इससे ऊपर वाला, ओके। मैम एक्सरसाइज में जो वेजोडाइलेशन होती है और टीपीआर डिक्रीज होता है, तो ये लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से होता है, ये यानी जो लोकल मेटाबोलाइट, यही प्रोस्टासाइक्लिन और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नहीं, इनकी वजह से। नहीं लोकल मेटाबोलाइट्स ही नहीं, लोकल अभी मैंने बताया तो लोकल में पोटेशियम, लैक्टेट एंड एडिनोसिन। ठीक है, ये वाला टेबल, ये वाला, ये लोकल मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, हेमरेज वी हैव ऑलरेडी डन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। शॉक आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हेमरेज आ जाता है, एंड वी हैव डन दिस, ओके। फाइनली